Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education बेतिया. My dear student, आज की जो मैं ये कक्षा ले रहा हूँ DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए जो पेपर हो जाता है S4 स्वयं की समझ, जिसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट आज मैं आपको एक जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ वो है एक आदर्श शिक्षक के व्यावसायिक गुण, यानी कि एक आदर्श शिक्षक में व्यावसायिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं या होते हैं उसके बारे में। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं एक आदर्श शिक्षक के व्यावसायिक गुण के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि एक आदर्श शिक्षक के व्यावसायिक गुण में पहला आपका आता है विषय का उच्च ज्ञान, यानी हायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कि शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसे विषय का पूर्ण ज्ञान हो, यानी कि देखिए यहाँ कहता है कि एक शिक्षक है तो उसे विषय का पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। अगर उसे विषय की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होती तो क्या होता है, शिक्षण काल में उसके सामने अनेक प्रकार की क्या हो गए समस्याएं उत्पन्न होगी, जो कि उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। तो एक शिक्षक के लिए ज़रूरी होता है कि वह जिस विषय को भी पढ़ाने जा रहा है उस विषय का उसे पूर्ण ज्ञान हो, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होता, अगर छात्र किसी प्रकार का प्रश्न करते हैं सब्जेक्ट से लेकर उसी विषय से लेकर और शिक्षक नहीं बोलता है तो उस समय कक्षा क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में जो सहसंबंध की भावना होती है वह पूर्ण रूप से नहीं बन पाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे विषय का पूर्ण ज्ञान हो। आगे कहता है माय डियर स्टूडेंट, यदि शिक्षक में ज्ञान का अभाव है तो वह अपने छात्रों को ना तो विश्वास पात्र बन सकेगा और ना ही छात्रों के सम्मान प्राप्त कर पाएगा। यानी कि देखिए, जब एक शिक्षक के पास अगर विषय का ज्ञान नहीं है, अभाव है, तो वह छात्रों के विश्वास को नहीं जीत पाएगा और ना ही उसे सम्मान की प्राप्ति होगी। तो अतः इसी संबंध में एक विद्वान ने कहा है, क्या कहा है, कहते हैं कि एक अयोग्य चिकित्सक मरीज के शारीरिक हित के लिए खतरनाक है, परंतु एक अयोग्य शिक्षक राष्ट्र के लिए भी इससे अधिक क्या है, घातक है। यानी कि अगर एक डॉक्टर को अगर अपनी डॉक्टरी करने नहीं आता है तो वो मरीज के लिए खतरनाक है, लेकिन अगर एक शिक्षक है, अगर उसे अपने विषय की जानकारी नहीं है, उसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, तो वो राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक होता है। क्यों? क्योंकि जब उसे जानकारी नहीं है तो वो जो भी छात्रों को जानकारियाँ देगा वो क्या होगा, पूर्ण रूप से गलत होगा, क्योंकि वह आगे कहता है कि वह राष्ट्र के लिए भी अधिक घातक होगा। क्यों? क्योंकि वह न केवल अपने छात्रों के मस्तिष्क को विकृत बनाता है बल्कि हानि भी पहुंचाता है, वरन उसके विकास को अवरोध करता है तथा उसकी आत्मा को क्या करता है, मरोड़ देता है। इसलिए एक अच्छे शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह अपने विषय का हमेशा विद्यार्थी बना रहे, यानी कि विद्यार्थी बना रहे या क्या कर रहे, मतलब कि वो पढ़ते रहे अपने विषय को, उसमें जानकारी प्राप्त करते रहे। क्यों? क्योंकि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को क्या कर सकता है, प्रज्वलित कर सकता है। तो ये था पहला व्यावसायिक गुण में विषय का उच्च ज्ञान। दूसरा यहाँ कहता है बुद्धिमान एवं विचारक। इसके अंतर्गत ये कहता है माय डियर स्टूडेंट, अध्यापक का सबसे बड़ा गुण उसका बुद्धिमान एवं विचारक होना है। क्यों? क्योंकि जो अध्यापक इन गुणों से विभूषित होते हैं वे सदैव नवीन ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ खोजने का प्रयत्न या कुछ ना कुछ जानने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। ऐसे अध्यापकों का विषय ज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों का ज्ञान व्यापक हो जाता है, जिससे वे अपने छात्रों को पढ़ाते समय एक विषय को दूसरे विषय से संबंधित कर शिक्षण का कार्य क्या करते हैं। ये हो जाता है बुद्धिमान विचारक। इसी में कहता है कि इस प्रकार शिक्षक को बुद्धिमान होने के साथ साथ ज्ञानवान एवं विचारक भी होना चाहिए। तो दूसरा आपका हो जाता है व्यावसायिक गुण। तीसरा कहता है मनोविज्ञान का ज्ञान। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि एक आदर्श शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है।
जब तक शिक्षक को छात्रों के व्यवहार यानी कि चाइल्ड बिहेवियर जिसको कहते हैं व्यवहार का ज्ञान नहीं होता है, तब तक वह सफल शिक्षक नहीं बन सकता है। तो एक शिक्षक का ये दायित्व होता है कि उसे सबसे पहले छात्र के व्यवहार के बारे में जानना। इसी में कहता है कि मैडम मोंटेसरी कहती है, क्या कहते हैं कि एक शिक्षक जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। यानी मैडम मोंटेसरी कहती है। ड्राइवर कहते हैं कि मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण कारक है। हम शिक्षा की समस्या को बिना मनोविज्ञान के हल नहीं कर सकते हैं। एक शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य की सफलता के लिए बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आदि का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो ये हो जाता है मनोविज्ञान का ज्ञान। यानी कि एक आदर्श शिक्षक के क्या है, एक आदर्श शिक्षक के आपका व्यावसायिक गुण 3 नंबर हो गया। चौथा कहता है बाल प्रकृति का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ चाइल्ड नेचर। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहते हैं कि एक आदर्श शिक्षक का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण गुण बाल प्रकृति का ज्ञान होता है। अब बाल प्रकृति क्या है, तो कहता है कि बाल प्रकृति का तात्पर्य बालक की मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं, आदतों, रुचियों, आवश्यकताओं, अभिवृत्तियों इत्यादि से है। यानी कि बाल प्रकृति से तात्पर्य है इच्छा से, आदत हो गया, रुचि हो गया, आवश्यकता, अभिवृत्ति इत्यादि। कहता है कि बालक की प्रवृत्ति का अध्ययन पाठ्य वस्तु के अध्ययन से अधिक महत्वपूर्ण है। बालक की प्रकृति का अध्ययन पाठ्य वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ कहता है। अतः एक शिक्षक को बाल प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। इसी संदर्भ में प्लेटो क्या कहते हैं कि एक अच्छे शिक्षक को बाल प्रकृति को जानना चाहिए। इसी प्रकार एम्स कहते हैं कि जॉन को लैटिन पढ़ाने के लिए शिक्षक को लैटिन की तरह ही जॉन की भली भांति ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अगर जॉन लैटिन भाषा में पढ़ रहा है तो शिक्षक को भी लैटिन भाषा आनी चाहिए, और वो लैटिन भाषा में अगर उसको पढ़ाते हैं तो वह पूर्ण रूप से एक अच्छे शिक्षक है। उसी में कहता है कि प्रसिद्ध प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री रूसो कहते हैं कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को अदंत पढ़ना पड़ता है। यानी कि अदंत पढ़ना यानी कि हमेशा उसको पढ़ते ही रहना पड़ता है एक शिक्षक को बालक के बारे में, कि उसको क्या रुचि है, क्या चीज़ की उसकी आवश्यकता है, क्या उसकी आदत है इत्यादि सभी के बारे में। ये चौथा नंबर था। 5वां नंबर माय डियर स्टूडेंट कहता है कि व्यावसायिक निष्ठा। इसके अंतर्गत कहता है कि शिक्षक में अपने विषय तथा व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। शिक्षक में अपने विषय तथा व्यवसाय के प्रति क्या होना चाहिए, पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। यदि अध्यापक में यह गुण नहीं है तो वह अपना तथा अपने छात्र का विकास क्या कर रहा है, अवरुद्ध कर देगा। यानी कि जब शिक्षक को अपने विषय की जानकारी नहीं है तो क्या पढ़ाएगा, कुछ नहीं शिक्षा दे सकता है। तो वही कहता है कि यदि अध्यापक में यह गुण नहीं है तो वह अपने तथा अपने छात्र का विकास अवरुद्ध कर देगा। अतः इसी संदर्भ में मार्क पैटिसन क्या कहते हैं कि एक अच्छे शिक्षक का प्रथम गुण यह है कि वह एक अध्यापक हो और कुछ नहीं, और उसको एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। ये कौन कहते हैं, मार्क पैटिसन कहते हैं। वे अध्यापक जिनमें व्यावसायिक निष्ठा का गुण नहीं है वे छात्र का अहित तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने आप को भी क्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो ये आपका एक अच्छे शिक्षक का क्या हो गया, गुण हो गया, व्यावसायिक गुण। 5वां नंबर व्यावसायिक निष्ठा। 6ठा नंबर कहता है आपका पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि अध्यापक को अध्यापन कार्य के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं, जैसे पाठ्य सामग्री क्रिया क्या हो जाता है, जैसे खेल कूद, स्काउटिंग, नाटक, वाद विवाद, भ्रमण, छात्र स्वशासन, रेड क्रॉस, समाज सेवा आदि में भी रुचि क्या करनी चाहिए, रखनी चाहिए। क्यों,
क्योंकि जिससे बालक का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके और शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति की प्राप्ति भी हो सके। ये छठे नंबर पॉइंट थे। सातवां नंबर में कहता है माय डियर स्टूडेंट, प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि। इसके अंतर्गत कहता है कि आधुनिक युग में शिक्षकों से आशा की जाती है कि शिक्षा को क्या करें, शिक्षा को व्यवहारिक एवं बहुमुखी बनाने के लिए शिक्षा जगत से जुड़ी समस्याओं एवं अध्ययन अध्यापक को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग एवं अनुसंधान कार्य करते रहना चाहिए। यानी कि देखिए, प्रयोग और अनुसंधान के अंतर्गत क्या करता है, यानी कि एक शिक्षक से क्या आशा की जाती है कि वह बहुमुखी बने और शिक्षा से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, चाहे अध्ययन से हो या अध्यापन से हो, उसको बेहतर बनाने के लिए हमेशा क्या कर सके, पर्याप्त करते रहे, अनुसंधान का कार्य करते रहे। ये 7 नंबर पॉइंट था। 8 नंबर पॉइंट माय डियर स्टूडेंट कहता है कि संस्कृति एवं ज्ञान, सभ्यता का ज्ञान। इसके अंतर्गत कहता है कि एक आदर्श शिक्षक के लिए अपने समाज की संस्कृति तथा सभ्यता को, अर्थात अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को भी जानना अति क्या है, आवश्यक है। किसे, एक आदर्श शिक्षक को। क्यों, क्योंकि बालकों को अपनी सभ्यता तथा संस्कृति का ज्ञान प्रदान कर उन्हें इसमें आवश्यक परिवर्तन कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने की क्षमता प्रदान करना भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि देखिए, एक आदर्श शिक्षक में अगर संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होता है तो क्या करता है, वो बालक को देता है और बालक आने वाली पीढ़ी को उस चीज़ को क्या करता है, प्रदान करता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह सभ्यता तथा संस्कृति के प्रतिमानों से बालकों को परिचित कराए ताकि वे अपने समायोजन स्थापित कर स्वयं और दूसरों को क्या कर सके, लाभान्वित के लिए अग्रसर कर सके। ये आपका 8 नंबर पॉइंट था, संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान। 9वां नंबर आपका कहता है कक्षा व्यवहार। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि अध्यापक का कक्षा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यानी कि कक्षा में जो छात्रों के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि छात्रों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जैसा व्यवहार शिक्षक कक्षा में करता है, छात्र उस चीज़ को क्या करते हैं, सीखते हैं। अध्यापक को हमेशा शिष्टता, सहानुभूति, प्रेम, सद्भावना आदि से ओतप्रोत व्यवहार करना चाहिए। उनके चेहरे पर प्रफुल्लता यानी हमेशा खुशी और नम्रता के भाव होनी चाहिए। शिक्षक को कक्षा में खड़े होने, पुस्तक पढ़ने, कुर्सी पर बैठने, श्यामपट्ट लिखने आदि में शिष्टाचार प्रदर्शन करने की चेष्टा होनी चाहिए। यानी कि कैसे शिक्षक को कक्षा में खड़ा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस प्रकार से श्यामपट्ट पर घूम कर लिखना चाहिए, ये सारे चीज़ की एक शिष्टाचार होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसी चीज़ को बच्चे देखकर फॉलो करते हैं, यानी सीखते हैं। छात्र, अध्यापक और शिक्षक को कक्षा में बेहतर तरीके से खड़ा होना, अनावश्यक डांटों से नाखून काटना, तंबाकू या धूम्रपान करना, चाय डस्टर से छेड़छाड़ करना, नाक कान खोदना, रुक रुक कर पढ़ना, कक्षा में अनावश्यक बात करना तथा बार बार कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति करना, जैसे यानी कि, जो, समझे ना, चूंकि इत्यादि का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शिक्षकों की इन्हीं बुरी आदतों के कारण कभी कभी बच्चे उनकी क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। किसी उपनाम से भी पीठ पीछे उन्हें क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। यानी कि जैसा आप करोगे, आपके कक्षा में जैसा आपका व्यवहार रहेगा, जस्ट अकॉर्डिंग बच्चा आपके अकॉर्डिंग कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में शिक्षक को शिष्टाचार में परंपरागत होना चाहिए, जिससे छात्रों में भी अच्छी आदतें पड़ सके तथा अच्छे आचरण क्या हो सके, अच्छे आचरण का आचार विचार हो सके। ये 9वां नंबर था आपका कक्षा व्यवहार। 10वां कहता है कि कक्षा नियंत्रण शक्ति। इसके अंतर्गत यानी कि कहता है क्लास कंट्रोलिंग पावर। यानी कि कहता है कि एक कुशल अध्यापक में कक्षा नियंत्रण शक्ति होनी चाहिए। यानी कि कैसे कक्षा को नियंत्रित कर सके, कैसे छात्रों को नियंत्रित कर सके, एक अच्छे शिक्षक की पहली गुण होती है, जिससे कक्षा का वातावरण इस प्रकार से बना रहे कि अध्यापक जो कुछ पढ़ाए बच्चे रुचि के साथ पढ़े और शिक्षक की
ज्ञान का भी सहर्ष पालन करें। यानी कि जब तक कक्षा में अगर शिक्षक नियंत्रण नहीं कर सकता है, छात्रों को कक्षा नियंत्रण नहीं कर सकता, उसकी अध्यापन की क्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है। तो एक अच्छे शिक्षक का यह ज्ञान गुण होता है कि वह कक्षा नियंत्रण में उसे क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, कि यानी कि कक्षा को अपना नियंत्रण कर सके। क्यों? क्योंकि वो जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं छात्र अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। कक्षा पूर्ण रूप से अनुशासित रहे। शिक्षक छात्र के मध्य अंत क्रिया होती है। यदि एक शिक्षक में कक्षा नियंत्रण की शक्ति नहीं है तो कक्षा में पढ़ने पढ़ाने का वातावरण नहीं रहता है। क्या होगा उस समय क्लास में जो शिष्टाचार की माहौल होती है वो आपकी नहीं रहेगी, यानी कि अनुशासनहीनता बना रहेगा। बालकों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति पनपने लगती है। अध्यापक में कक्षा नियंत्रण की शक्ति होने का तात्पर्य किसी जेल का जेलर, ड्रिल मास्टर या कसाई इत्यादि से नहीं है। न ही अध्यापक द्वारा कक्षा नियंत्रण के लिए दमनात्मक अनुशासन से। यहाँ कक्षा नियंत्रण शक्ति से तात्पर्य है अध्यापक के वे गुण, ज्ञान, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधि, अध्यापन कला और बाल मनोवैज्ञानिक ज्ञान जिसके माध्यम से वह कक्षा को क्या कर सके, अनुशासित व नियंत्रित रख सकता है। यह आपका था 10वां नंबर कक्षा नियंत्रण शक्ति। 11वां नंबर आपका कहता है कि शिक्षण सिद्धांतों और पद्धतियों का समुचित ज्ञान। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि एक कुशल अध्यापक का अध्ययन उसके शिक्षण सिद्धांतों और पद्धतियों के संबंध में जानकारी पर क्या होता है, निर्भर होता है। अध्यापकों को चाहिए कि वह अपने अध्यापन प्रशिक्षण के समय शिक्षण सिद्धांतों और पद्धतियों का समुचित ज्ञान करें। प्रशिक्षण के उपरांत अध्यापक कार्य में उसका प्रयोग करें, अन्यथा उस प्रशिक्षण प्राप्त करना क्या है, व्यर्थ है। यानी कि जो चीज़ शिक्षक ने प्रशिक्षण के समय प्राप्त किया वो छात्रों को दे, अगर वो अपने अंदर ही रखें तो क्या है, वो व्यर्थ है। जब तक अधिगम स्थानांतरण नहीं होगा तब तक किसी भी विषय, नियम, सिद्धांत व विधियों का कोई मतलब नहीं होता है। ये 11 नंबर थे शिक्षक सिद्धांतों और पद्धतियों का समुचित ज्ञान। 12वां नंबर में कहता है वातावरण संबंधी ज्ञान। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कि शिक्षक का तात्पर्य बालक को वातावरण से अनुकूल व्यवहार करने में सहायता देना है। यह तभी संभव है जब शिक्षक को मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री ज्ञान द्वारा उस वातावरण का ज्ञान हो जिससे बालक का जीवन क्या होना चाहिए, व्यतीत हो। जब एक शिक्षक को वातावरण का ज्ञान होगा तब वह क्या होगा, तब वह बालकों को उसके अनुकूल करने के लिए भली भांति पथ प्रदर्शन करा सकता है। ये हो गया वातावरण संबंधित ज्ञान। 13 नंबर आपका लास्ट अंततः कहता है कि व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान। यानी कि एक इसके अंतर्गत कहता है कि एक कुशल शिक्षक में अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण यह गुण होना चाहिए कि वह व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं का क्या कर सके, ज्ञान रखता हो, जिसकी पूर्ति के लिए वह अध्यापन कार्य करता है। यदि शिक्षक को इन आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं है तो वह यह नहीं समझ सकता कि आखिर उसे क्या और कैसे पढ़ाना है। आज के प्रजातांत्रिक युग में शिक्षक के लिए यह और भी आवश्यक हो गया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति एवं समाज की उन्नति तभी संभव है जब शिक्षक व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं से भली भांति परिचित हो और उनकी पूर्ति के लिए शिक्षार्थियों को दिशा निर्देशन को प्रोत्साहन दे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा एक आदर्श शिक्षक के व्यावसायिक गुण के बारे में, यानी कि एक आदर्श शिक्षक में क्या क्या व्यावसायिक गुण होनी चाहिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।